कभी कभी हम कुछ अलग ही नज़रिए से जीवन को देखते हैं और कभी कभी कुछ अलग ही सोचकर हम एक ऐसा गलत फैसला ले लेते हैं जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी कष्ट देता है। इसीलिए इंसान को फैसला थोड़ा सोच समझकर लेना चाहिए, ना कि भावनाओं में बहकर। कुछ ऐसा ही मयंक के साथ भी हुआ था। मिहिका के प्यार में दीवाने हुए मयंक ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया, उससे शादी करने का। लेकिन महत्वाकांक्षी मिहिका ने उसी मयंक के फैसले को इतनी बेदर्दी से ठुकरा दिया, जिसके लिए उसने अपना घर और घर वालों को छोड़ा था। कभी कभी जीवन की सच्चाइयाँ वर्षों के फैसलों को पल भर में बदल देती हैं। प्यार और भावनाओं के आवेश में किए गए वादे दौलत की चमक के आगे बेमानी जान पड़ते हैं और इंसान को लगने लगता है कि उसके पाँव के नीचे का धरातल कितना कमज़ोर था, उसके विश्वास की बुनियाद कितनी खोखली थी। अपने विवाह के निमंत्रण पत्र को निहारते हुए ऐसे न जाने कितने विचार मयंक के मन को मथ रहे थे। उसकी यादों में वो लम्हे कौंध गए जब शाम के समय वह और मिहिका सागर के किनारे रेत पर जा बैठते थे। मिहिका बार बार रेत पर उसके नाम के साथ साथ अपना नाम लिखती, जिसे सागर की लहरें आकर मिटा देती थी। तब वह उसकी बाहों को थाम कहती, आज ये ना समझ लहरें भले ही तुम्हारे नाम के साथ लिखे मेरे नाम को मिटा डाली, किंतु कल जब हम दोनों का विवाह हो जाएगा तब तुम्हारे नाम के साथ मेरे नाम को कौन मिटा पाएगा। उन लम्हों को याद कर मयंक के होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान तैर गई और वह अतीत की गहराइयों में उतरता चला गया। उस शाम लॉयंस क्लब में काव्य गोष्ठी का आयोजन था। कई बड़े बड़े कवि वहाँ आए हुए थे। साहित्य में रुचि होने के कारण मयंक भी अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जाया करता था। उस दिन एक 20-21 साल की युवती की काव्य रचना को काफ़ी सराहा गया था। शब्दों का चयन और भावों के अभिव्यक्ति के बीच सुंदर तालमेल था। कार्यक्रम की समाप्ति पर वह उस लड़की के करीब पहुंचा और बोला, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। इतनी कम उम्र में विचारों में इतनी परिपक्वता कम ही देखने को मिलती है। मिहिका हंसती तो वह एकटक उसे निहारता रह गया था। सच कहूँ तो आपका नाम भी आपकी कविता की ही तरह दिल को ठंडक पहुँचाने वाला है, वह बोला। मिहिका खिलखिला पड़ी। उसकी खनकती हंसी ऐसी थी मानो जल तरंग बज उठी हो। उसकी सुंदर दंत पंक्तियों को देख लग रहा था मानो गुलाब की दो पंखड़ियों के बीच में आकाश से तारे उतरकर सिमट गए हों। मयंक मंत्र मुग्ध सा उसे निहारता ही रह गया। उसे लगा मिहिका के रूप में विधाता ने स्वयं एक जीती जागती काव्य रचना लिख डाली थी। जैसे ही घर जाने के लिए मिहिका ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए, बादलों की गड़गड़ाहट ने बारिश की सूचना दे डाली। मिहिका घबरा कर बोली, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ कार में बैठकर अपने घर चल सकती हैं, मयंक ने कहा। पहले तो मिहिका के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे, फिर परिस्थिति की मजबूरी को समझते हुए उसने सहमति में गर्दन हिला दी। मयंक मिहिका को उसके घर छोड़कर अपने घर लौट आया। मयंक शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स रमेश सहाय का छोटा बेटा था। उससे बड़े दो भाई राघव और नितिन बीए तक पढ़ाई करके पिताजी के व्यवसाय में उनका हाथ बटा रहे थे, किंतु मयंक की पढ़ने में रुचि अधिक थी। इसीलिए वह अपने ही शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। शाम को वह अपनी दुकान पर चला जाता था। उस दिन भी मयंक कुछ ग्राहकों को आभूषण दिखा रहा था। जब मिहिका अपनी माँ के साथ वहाँ आई, उसे देख वह प्रसन्न हो उठा। मिहिका भी उसे दुकान में देखकर हैरान रह गई थी। अरे तुम यहाँ? लगता है पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करते हो। मयंक मुस्कुराया, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर उसकी माँ से बोला, हाँ तो बताइए आंटी, क्या दिखाऊं? बेटी के लिए हल्का सा हार चाहिए, अभी लीजिए। और इसी के साथ मयंक ने वार्डरोब से
कई डब्बे निकाल कर उनके सामने रख दिए। एक के बाद एक करके कई डब्बे रखने के बाद एक लाल मोतियों के हार पर मिहिका की नज़र अटक गई। उसने उस हार को अपने गले में पहना और खुद को शीशे में निहारते हुए मयंक से पूछा, कैसा लग रहा है? प्रशंसा की नज़रों से मयंक ने मिहिका को देखा और बोला, आपके गले में पड़कर यह हार नहीं जीत लग रहा है। हार से ज़्यादा सुंदर तो आपकी बातें हैं। मिहिका बोली, क्या कीमत है इसकी? किसकी, हार की या मेरी जबान की? मयंक हंसा फिर बोला, 5,000 रुपये। मिहिका ने हार खरीद लिया। मयंक ने अपने पिताजी से कहकर उसकी कीमत कुछ कम करवा दी। मिहिका उसके हाथ से रसीद लेते हुए बोली थी, लगता है तुम्हारा यहाँ अच्छा रसूख है। मयंक हंस दिया था। अगली शाम वह दुकान पर जब पहुँचा तो मिहिका को वहाँ पहले से ही आकर बैठे देखा। वह उसके पिताजी से पूछ रही थी, आपका वह मयंक नाम का कर्मचारी आज नहीं आया? पिताजी पहले तो हंसे, फिर बोले, बेटी वह मेरा कर्मचारी नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा है। तभी मिहिका की नज़र मयंक पर पड़ी। उसने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा तो उसने अभिवादन में हल्का सा सिर झुका दिया। मिहिका को हार के साथ टॉप्स चाहिए थे। मयंक ने एक हफ्ते बाद उसे आने के लिए कहा, परंतु 3 दिन में ही टॉप्स तैयार करवाकर वह उन्हें लेकर मिहिका के घर पहुंच गया। मयंक को घर आया देख मिहिका बहुत खुश हुई और जल्दी से चाय बनाकर ले आई। वह मध्यवर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता बिजली विभाग में क्लर्क थे। घर में माँ बाप के अलावा एक छोटी बहन भी थी। चाय पीते हुए मिहिका ने पूछा था, मयंक तुम इतने बड़े ज्वेलर्स के बेटे हो, घर का जमा जमाया व्यवसाय है, फिर भला तुम्हें MBA करने की क्या सूझी? मुझे शुरू से ही पढ़ाई का शौक़ रहा है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती मिहिका, एक ना एक दिन काम आती ही है, उसने तर्क किया। मिहिका ने कंधे उचकाए फिर लापरवाही से बोली, पता नहीं MBA तुम्हारे ज्वेलरी के व्यवसाय में क्या काम देगा। मेरे विचार में तो पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़कर तुम्हें जल्द से जल्द अपने व्यवसाय पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। मयंक खामोश रहा। वह बोली, क्या सोचने लगे? सोच रहा था कि अगली बार तुम्हारे घर किस बहाने से आऊँगा। उसकी बात पर वह खिलखिला कर बोली, मयंक अब तुम्हें मेरे घर आने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दिल करे बेझिझक आया करो। धीरे धीरे मिहिका मयंक की अच्छी दोस्त बन गई। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। दोस्ती के इस रिश्ते में कब प्यार की कोंपलें फूटने लगी उसे पता ही नहीं चला। अक्सर वह और मिहिका समुद्र के किनारे जा बैठते थे। ऐसे ही एक सुनहरी शाम को मयंक ने मिहिका का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा था, मिहिका मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर उसके गाल शर्म से लाल हो उठे थे। वह बोली थी, तुम इतने पैसे वाले बाप के बेटे हो, तुमसे विवाह करने का सौभाग्य मिले, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरे घर वाले तुरंत राजी हो जाएंगे। मिहिका का जवाब पाकर मयंक का मन मयूर नाच उठा था, किंतु साथ ही उसे यह चिंता भी थी कि पिताजी प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे। मंजली भैया एक लड़की को चाहते थे, पर पिताजी ने उनकी एक ना सुनी और भाई का विवाह अपनी पसंद की लड़की से कर दिया। मिहिका के साथ उसके प्रेम की बात उनके कानों में पड़ेगी तब पता नहीं उन पर क्या प्रतिक्रिया हो। आखिरकार उसने सब कुछ समय पर छोड़ दिया। मयंक का MBA पूरा हो चुका था। अब वह पिताजी के साथ पूरी तरह उनके व्यवसाय में व्यस्त हो गया। एक दिन उसके पिताजी ने काम के सिलसिले में उसे देहरादून जाने के लिए कहा और बोले, देखो बेटे, देहरादून में मेरे बचपन का दोस्त अशोक रहता है, तुम उन्हीं के घर ठहरना। अशोक का भी देहरादून में ज्वेलरी का व्यवसाय है। तुम अपने काम में उनकी मदद लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। देहरादून पहुंचकर मयंक को अशोक की कोठी तलाशने में
कोई कठिनाई नहीं हुई। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। ड्राइंग रूम में मयंक को बिठाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे रूपा बेटी, मयंक आ गया है, चाय लेकर आओ। थोड़ी देर बाद पर्दा हटा और ट्रे हाथ में लिए रूपा ने कमरे में प्रवेश किया। अशोक जी ने मयंक से रूपा का परिचय कराया और वह धीरे से हेलो बोली और नज़रें नीचे किए हुए चाय बनाने लगी। दोनों को चाय देकर जब वह जाने को हुई तो अशोक बोले, रूपा बेटी, मयंक हमारे घर 2-4 दिन रुकेगा। यह पहली बार देहरादून आया है, इसे घुमाना तुम्हारा काम है। ठीक है पापा, आज शाम को मैं इन्हें लेकर जाऊंगी। नाश्ता करके मयंक और अशोक काम के सिलसिले से बाहर चले गए। शाम को वह वापस लौटा तो रूपा तैयार खड़ी थी। दोनों कार से एक जगह पहुँचे। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दिखते ही बनता था। रूपा व मयंक दोनों पानी के बीच में पड़े पत्थरों पर बैठ गए। मयंक ने पूछा, रूपा, आजकल तुम क्या कर रही हो? एमए करने के साथ साथ मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ ताकि पापा के व्यवसाय में उनका हाथ बटा सकूँ, रूपा बोली थी। और तुम क्या कर रहे हो? उसने मयंक से पूछा। मैंने एमबीए किया है, अब पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटा रहा हूँ। एमबीए करके तुम कोई दूसरा काम भी तो कर सकते हो। किसी कंपनी में नौकरी भी कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो। सलाह तुम अच्छी दे रही हो, किंतु मुझे यह सब करने की क्या ज़रूरत है जब पिताजी का जमा जमाया व्यवसाय है। तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानती, पर मैं अपने बारे में तो बता सकती हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कम से कम कुछ महीनों तक अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ी होने का प्रयास जरूर करती। मुझे पता तो चलता कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। रूपा एक पल के लिए रुकी थी, फिर बोली, जीवन में अपनी अलग पहचान बनाना भी ज़रूरी है। संघर्ष करने से इंसान के जीवन में निखार आता है। पापा का व्यवसाय तो कभी भी अपनाया जा सकता है। मयंक रूपा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था। शाम हो चली थी। घर जाने के लिए दोनों उठ खड़े हुए। अभी मयंक ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक पत्थर पे से पैर फिसल गया। इससे पहले कि वह लड़खड़ा कर गिरता, रूपा ने उसे संभाल लिया था। दर्द की तीखी लहर से उसके शरीर में दौड़ गई थी। लगता है पाँव में मोच आ गई है, मयंक ने अपना पाँव मसलते हुए कहा। 1 मिनट ठहरो। रूपा तेजी से कार की ओर लपकी और वहाँ से दवा का डब्बा उठा लाई। दर्द की दवा पैर पर मलकर उसने क्रैप बैंडेज बांधी। रूपा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मयंक उसके बराबर में जा बैठा और वह दक्षता से कार चलाती हुई उसे घर ले आई थी। 3 दिन देहरादून में रुककर मयंक अपने घर लौट आया। अपने मित्र का हाल चाल जानने के बाद पिताजी बोले, मयंक, रूपा तुम्हें कैसी लगी? पिताजी, रूपा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बुद्धिमान और साहसी। आजकल ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि रूपा तुम्हें पसंद आएगी। पिताजी बोले, बेटे, मैं और अशोक तुम्हारा और रूपा का विवाह करना चाहते हैं। क्या? पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? मयंक ने माँ और पिताजी को बारी बारी से देखा। क्यों नहीं हो सकता? रूपा अच्छी लड़की है, घर अच्छा है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? पिताजी ने उसे घूरा। मयंक की उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह उठकर अपने कमरे में आ गया। माँ मयंक के कमरे में आई और उसके समीप बैठकर स्नेह से बोली, मुझे बता बेटा, क्या बात है? क्या रूपा तुझे पसंद नहीं? उस दिन सब कुछ बताने का समय आ गया था। मयंक ने माँ की तरफ देखा, हिम्मत जुटाकर धीमे स्वर में बोला, माँ, मैं मिहिका से प्यार करता हूँ। यही सच है और एक ना एक दिन आप सबको इस सच्चाई को स्वीकारना ही पड़ेगा। तू जानता है मयंक, तेरे पिताजी यह बात कभी नहीं मानेंगे। उनके दिल में तेरे विवाह को लेकर कितने अरमान हैं। क्या बीतेगी उनके दिल पर जब उन्हें यह पता चलेगा। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें सिमट आई। माँ,
पिताजी के अरमानों के लिए क्या मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूं? मेरे लिए किसी को कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है मयंक की माँ, पिताजी ने कमरे में आते हुए कहा और कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले। देखो मयंक, पिता होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ है। विवाह कोई हंसी खेल नहीं, जीवन भर का बंधन है। तुम्हारा भाई नितिन भी यही गलती करने जा रहा था, पर वक्त रहते वह संभल गया। देखो मैं कितनी अच्छी बहू लाया हूँ उसके लिए। आज वह कितना खुश है। भैया संभले नहीं थे, आपसे डरे थे, इसीलिए आपके आगे झुक गए। पर मैं झुकने वाला नहीं। मैं अपने प्यार का बलिदान नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, तुम कितने दिन से मिहिका को जानते हो? मयंक की ओर देख पिताजी व्यंग्यात्मक लहजे में बोले। लगभग 6 माह से, धीमे स्वर में मयंक बोला। और मैंने रूपा को बचपन से बड़ा होते देखा है। 15 साल की थी वह जब उसकी माँ चल बसी थी। तभी से उसने अपने घर को संभाल लिया था। उसमें बहुत ठहराव है। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए मयंक बोला। आप और माँ एक बार मिहिका को देख तो लीजिए। पिताजी, मिहिका बहुत सुंदर है। उसके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, जबकि आधुनिक परिवेश में पली बड़ी रूपा हमेशा जींस टॉप पहने रहती है। ऐसी लड़की हमारे घर में कैसे सामंजस्य बैठा पाएगी? देखो मयंक, किसी के पहनावे से उसके संस्कारों का पता नहीं चलता है। मिहिका एक साधारण परिवार की लड़की है। मैं दावे से नहीं कह रहा हूँ, पर इस बात की संभावना हो सकती है कि वह तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करती हो। अपने पिताजी की बात पर मयंक गुस्से से भन्ना कर बोला। आप समझते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, भावनाएं कुछ भी नहीं। आपको अपने पैसे पर इतना ही घमंड है तो मैं अभी यह घर छोड़कर चला जाता हूँ। आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। आपका पैसा और रुतबा ना होने पर भी मिहिका मुझसे ही शादी करेगी, देख लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपनी बहू को घर लेकर आऊँगा, पिताजी बोले। मयंक ने अपने कपड़े अटैची में रखे और माँ पिताजी के पाँव छू अटैची उठाकर घर से बाहर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। तभी नीरज का ख्याल आते ही वह ऑटो पकड़कर नीरज के घर की ओर चल दिया। नीरज को मयंक ने सारी स्थिति बता दी तो वह बोला, घर से तू चला आया, अब करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। मिहिका को पाने के लिए अपनी अलग पहचान बनानी ही पड़ेगी और यह बहुत ज़रूरी है। शाम को मयंक कॉफ़ी हाउस में मिहिका से मिला और सारे हालात के बारे में उसे बताया। घर से अलग होने की बात सुनकर मिहिका स्तब्ध रह गई। वह नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, मयंक, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। घर में रहकर भी तो तुम पिताजी को मना सकती थी। पिताजी मानने वाले नहीं थे। फिर नितिन भैया के वक्त भी वह कहाँ माने थे। आखिरकार भाई को ही झुकना पड़ा था। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार का भी वही हश्र हो, इसीलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। किंतु मयंक, मैं नहीं चाहती कि मेरी खातिर तुम अपने घर वालों को छोड़ो। लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे ना। जिसे जो कहना है कहने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ मिहिका, किंतु तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर अब क्या करने का इरादा है? अब नौकरी तलाश करूँगा। तुम निराश मत हो मिहिका, सब ठीक हो जाएगा। 1 माह के अंदर ही मयंक को नौकरी मिल गई। एक प्रोफेशनल कॉलेज में वह बीबीए के छात्रों को पढ़ाने लगा। शाम के समय 9वीं और 10वीं के बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे थे। इससे अच्छी आमदनी होने लगी थी उसे। कुछ दिन बाद मयंक ने नीरज के घर के पास ही एक फ्लैट किराए पर ले लिया। अब वह बहुत खुश था। उसका एमबीए करना सार्थक हो गया था। धीरे धीरे घर की आवश्यक वस्तुएं जुटाने में 3 माह बीत गए। एक रात वह अपने कमरे में बैठा टेलीविज़न पर फिल्म देख रहा था। तभी बड़े भैया का फ़ोन आया। मयंक, जल्दी से सिटी नर्सिंग होम पहुँचो, माँ को हार्ट अटैक पड़ा है।
मयंक का दिल धक से रह गया। जल्दी से स्कूटर स्टार्ट कर वह नर्सिंग होम पहुंच गया। घर के सभी सदस्य आईसीयू के बाहर जमा थे। वह पिताजी के निकट चला आया। उसे देख उनकी आंखें भर आई। उनके हाथों को कसकर थाम मयंक रूंधे कंठ से बोला, हिम्मत रखिए पिताजी, माँ को कुछ नहीं होगा। दर्द में भी तुम्हारी माँ बार बार तुम्हें ही याद कर रही थी, कहते हुए पिताजी फूट फूट कर रो पड़े थे। मयंक ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला। 1 घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। माँ अब खतरे से बाहर थी। सारी रात हमने आंखों में काट दी। सुबह नर्स ने आकर सूचना दी कि आप लोग माँ से मिल सकते हैं। पहले मयंक और पिताजी माँ के पास गए। मयंक को देख उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अपलक उसे देखती माँ ने धीमे स्वर में कहा, मयंक बेटे, तू घर लौट आ, मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगी। 1 हफ्ता नर्सिंग होम में रहकर माँ घर आ गई। माँ और पिताजी के कहने पर मयंक ने अपना फ्लैट छोड़ दिया और सामान लेकर घर वापस आ गया। मिहिका उन दिनों अपने मौसी के पास गई हुई थी, इसीलिए वह उसे कुछ भी न बता सका। एक शाम माँ और पिताजी के पास मयंक लॉन में बैठा था तो पिताजी बोले, मयंक, तुम मिहिका से विवाह की बात कर लो। मैं और तुम्हारी माँ जल्द से जल्द उसके माँ बाप से मिलना चाहते हैं। मयंक का दिल उमंग से भर उठा। 1 सप्ताह बाद मिहिका लौटी तो वह उससे मिलने पहुंचा। उस दिन वह लाल साड़ी और सफ़ेद मोतियों के हार में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में झांककर मयंक बोला था, मिहिका, अब वक्त आ गया है कि तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ। बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों से कब बात करने आऊँ? मयंक ने उससे यह बात छिपा ली कि उसके घर वाले अब उससे विवाह के लिए राजी थे। उसने सोचा कि जब अचानक माँ और पिताजी को लेकर वह मिहिका के घर पहुँचेगा तब उसे कितनी प्रसन्नता होगी। मिहिका कुछ क्षण खामोश रही, फिर बोली, पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बताओ दोगे? मांगो, क्या मांगती हो? कहो तो आसमान से चांद सितारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूँ। मुस्कुराते हुए मयंक बोला, मयंक, मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। अब वह भी संजीदा हो उठा। सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था। मयंक, मैं चाहती हूँ कि विवाह से पहले तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और अपने पिताजी का बिजनेस संभालो। लेकिन क्यों? अच्छी भली नौकरी है, क्या बुराई है इसमें? मयंक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बुराई कुछ भी नहीं, परंतु सोचो, कहाँ यह 20,000 रुपये की छोटी सी नौकरी और कहाँ तुम्हारे पिताजी का लाखों का बिजनेस। उसमें जो शान और इज्जत होगी वह तुम्हारी इस नौकरी में नहीं होगी। और कुछ? मिहिका का चेहरा गौर से देखते हुए मयंक बोला, विवाह से पहले उस 2 कमरों के फ्लैट को छोड़कर अपनी कोठी में चले जाऊं, क्योंकि तुम्हारे घर से अलग रहने पर तुम्हारी इतनी बड़ी कोठी से लेकर तुम्हारे पिता के सारे गहनों और कीमती चीज़ों पर तुम्हारे दोनों भाई भाभीयों का कब्जा हो जाएगा। अच्छा हुआ मिहिका, विवाह से ही पहले तुमने अपने मन की बात साफ कह दी। बुझे मन से मयंक बोला, मेरी बात का बुरा मत मनाना मयंक। हर लड़की की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ सपने होते हैं। मैंने हमेशा अभाव में जीवन काटा है। बचपन से मेरी इच्छा थी कि किसी बहुत बड़े आदमी के बेटे से मेरा विवाह हो, मैं भी कारों में घूमूं, आलीशान कोठी में रहूं। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है तो तुम इसे अपने व्यर्थ के आत्मसम्मान के चक्कर में पड़कर मत तोड़ो। मिहिका विनती करते हुए बोली। मयंक चुपचाप उठकर वहाँ से चला आया और सीधे घर ना जाकर समुद्र के किनारे रेत पर जा बैठा और आती जाती लहरों को देखने लगा। कितनी शामें उसने यहाँ मिहिका के साथ बिताई थी। भविष्य के कितने सतरंगी सपने संजोए थे, किंतु आज उसे सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। रह रहकर रूपा की कही बातें उसके जहन में गूंज रही थी। अपने बलबूते कुछ करने का प्रयास करो,
थोड़ा सा भी कमाओगी तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हें सच्ची खुशी हासिल होगी। कितना फर्क था दोनों की सोच में। अब मयंक को अपने जीवन का फैसला लेने में अधिक देर नहीं लगी। शांत मन से वह घर चला आया और माँ पिताजी से बोला था, पिताजी, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूँ। आश्चर्य से वे दोनों बेटे का चेहरा दिखने लगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था पिताजी कि भावावेश में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। आपका अनुमान सही था। मिहिका मुझसे नहीं बल्कि आपके पैसे से प्यार करती थी। अच्छा ही हुआ पिताजी जो आपने उस दिन मुझे घर से जाने दिया, अन्यथा मुझे मिहिका की भावनाओं का कभी पता ही नहीं चलता। जीवन का वह मोड़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसी मोड़ पर आकर मैं भंवर से फंसने से बच गया। मेरे जीवन को सही दिशा मिली। अच्छी तरह सोच लो मयंक, तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस तो नहीं होगा? पिताजी बोले। अब कैसा अफसोस पिताजी? मैं उस भरम से बाहर आ चुका हूँ। रूपा जैसी हीरे को छोड़कर मैं पत्थर तराश रहा था। पिताजी उठे और देहरादून फ़ोन करके अशोक को यह खुशखबरी सुनाने चल दिए। माँ और भाभियाँ विवाह की तैयारियों में जुट गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।